अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने बजट 2025 और 26 पेश कर दिया है। 17,573 अरब रुपए का ये टैक्स ज़मीनी हक़ाइक़ से कितना मिलता जुलता है? क्या हुकूमत ने जो दावे किए थे आवाम को रिलीफ देने के, इंडस्ट्री को रिलीफ देने के, चैम्बर के जो मुतालबात थे वो कहाँ तक पूरे किए इस बजट में? वज़ीर ख़जाना ने जो तकरीर की उससे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान कहाँ तक मुतमिन हुए, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं वो इस बजट के हवाले से क्या कहते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो डिटेल में डिटेल लाएंगे तो फिर ही पता लगेगा। बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि जो बजट दिया जाता है उसमें कुछ डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन ये होती है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस तरफ करनी है, लेकिन इस बजट में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी गई। वहाँ कुछ ऐसी नजर आ रही है कि आपको बेहतर करने के लिए कोई फंड रखे गए हैं आपकी वसाइल के लिए। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी पूरी कॉम, पूरी इंडस्ट्री, पूरी आपकी मिशन जो है वो जकड़ी हुई है। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसलिए आपकी बहुत महंगी है, उसके लिए भी कोई ऐसी तरकीब नहीं दी। तो ये फंडामेंटल इशू है जो जब तक ये एड्रेस नहीं होंगे आपके मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकेगी। फिर आईटी था, एक सिलसिला चल रहा था, वहां भी हमने अपनी स्पीड उसको स्लो किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे नहीं समझ आती इसमें क्या हिकमत फरमा है। लेकिन स्पीड स्लो होने की वजह से बहुत सारी जो है फ्रीलांसर और बहुत सारी आपकी जो आईटी की इंडस्ट्री है वो तबके रह गई है, और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती थी उसको हमने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। हमारे साथ वाला मुल्क $190 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी की, और श्रीलंका और दूसरे मुमालिक में तेजी से सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास जिन चीजों का पोटेंशियल है वो पता नहीं किस वजह से हम उसको फोकस नहीं करते या उसमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करते। हार्डली $3.1 बिलियन की ऑफिशियल आपकी एक्सपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये 2-4 चीजें दुरुस्त नहीं होती, और फिर आप देखें कि टैक्सेस के जो मामला थे ऑलरेडी कुछ लोग तो टैक्स के नेट से बाहर हैं, उनको सिस्टम के अंदर सही मैंने में लाने में हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे एफडीआर और गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। वही लोग जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, भले आपकी रिटर्न 50 लाख हो गई है लेकिन 7 लाख बंदों को आप निचोड़ रहे हैं, उन्हीं से आप टैक्स ले रहे हैं, उन्हीं से आप सुपर टैक्स ले रहे हैं, उन्हीं से आप डिविडेंड की मद पे टैक्सेस ले रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस वजह से कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा माहौल होगा कि लोग उस तरफ राग़िब होंगे। तो मेन क्योंकि खर्चा यही है, ऑलरेडी मुल्क से बहुत सारा पैसा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है, अपनी डायरेक्शन क्योंकि नहीं है, तो मुझे खर्चा है कि हमारे यहाँ से पैसा जो है दूसरे मुल्कों में मजीद फ्लाई करेगा। और बहरहाल कुछ चीज़ों में इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये 4 स्लैब्स के मुताबिक बात की गई है कि इस वक्त हाईएस्ट स्लैब 20% है और 4 स्लैब्स हैं। तो ये स्लैब्स अगले 5 सालों में ये 15% मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली उसको 1% वही चलाया जाएगा। आरडी में रेगुलेटरी ड्यूटी जो पहुंचने के लिए उन्होंने कहा कि 4 सालों में जो है वो 0 करेंगे, तो हर साल को 25% वो रिड्यूस होगी। लेकिन आरडी भी एक किस्म की आपकी लोकल इंडस्ट्री के लिए एक, मैं ये तो नहीं कहता कि 50% है जिसको 55% आरडी लगी हुई है, वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो जुल्म बनी बात। हाँ, अगर लोकल इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से अगर मार खा रही है और उसको प्रॉब्लम अगर है और उसे अगर आपने 10-15% की हद तक अगर आरडी लगाई फोर्स की है, तो वो तो मैं समझता हूँ किसी हद तक जायज है। और वो इसलिए है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत महंगी है, और माजी में जो आपने बड़े बड़े एफटीएस जो साइन किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिसकी वजह से आज आपकी इंडस्ट्री बैरूनी जो कुछ आई हुई है तो टैरिफ उन पे कम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, और मजीद जो है आपकी इंडस्ट्री जो है ना सर्वाइव नहीं कर पा रही, उनसे कम्पीट नहीं कर पा रही। तो आरडी एक ऐसा नंबर था जो थोड़ा बहुत बचा रहा था। अब अगर आरडी बहुत तेजी से नीचे आएगी तो मैं समझता हूँ वो भी अल्टीमेटली आपकी इंडस्ट्री को फिल करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैसे रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा दे दिया हमारे प्रेसिडेंट एसवीपी साहब ने और अजम साहब ने। हमें उम्मीद यही है कि ये अगर बेरोज़गारी ख़त्म करनी है मुल्क की, अगर इकॉनमी को ट्रैक पर लेके आना है, और अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जो 17,000 अरब तकरीबन रखा है, तो उसका एक ही हल था, एक ही तरीका था कि इंडस्ट्री को
जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। इंडस्ट्री होती है फैसिलिटेट, या तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं वो कम की जाए रॉ मटेरियल पे, या जो लोकल टैक्सेस हैं FBR के उसको एक्सप्लेन किया जाए, या जो बिजली है इनपुट कॉस्ट कम की जाए। 3 स्टेप में से गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है जिसकी डिटेल अभी आने वाली है कि जो रॉ मटेरियल पे RD थी और ड्यूटीज़ थी वो कम की हैं, और ये बहुत कम इसमें फ़र्क पड़ेगा। बिजली तो ऑलरेडी हमारे बजट से बाहर है और ख़बर यही है कि वो महंगी होने जा रही है, और जो लोकल टैक्सेस हैं उसमें कमी कहीं नहीं की गई, और हमें खदशा है जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा है टैक्सेस नए इसमें लगे हैं। उससे भी ख़तरनाक बात ये है कि FBR के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं, जो डिस्क्रिशनरी मेयर्स हैं, उसके जो अथॉरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। जब आप सारी ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, जब आप सारा सिस्टम वो टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान गैप लेके आ रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्शन है बहुत बड़ी कि जो तमाम अभी बताया मिनिस्टर साहब ने कि अभी ये लाइन बनती है कि अभी जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं FBR के उसको ना बढ़ाया जाए। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो व्हीकल पे पॉलिसी थी गाड़ियों पे बिल्कुल क्लियर नहीं है। जो हमारा मिडिल क्लास जो हमारा कंज्यूमर था गाड़ी का 1000 सीसी तक गाड़ी का, उसके लिए गाड़ी ख़रीदना मज़ीद मुश्किल बना दिया है। जो बड़ी गाड़ियाँ थी जिनके पास परचेज पावर ज़्यादा हो सकती है उस पर अगर बढ़ा देते ड्यूटी तो शायद अब्जॉर्ब हो जाती। ये मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास 600 सीसी और 1000 सीसी तक ये तकरीबन 6% जो है इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। आखिर में मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा बजट है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। बहुत अच्छी तजवीज़ थी, प्रपोजल थी, परफॉर्मेंस बताते रहे अपने मिनिस्टर साहब। अगर 1.5 घंटे की स्पीच थी तो मैं ऐसा बताऊँ 1 घंटा 30 मिनट उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई है। हमने ये किया। डिस्कोर्स के ऊपर कहा जी हमने 50% काम कर लिया, नई डिटेल बताई। इतने साल हो गए, 1.5-2 साल डिस्कोर्स जो कि एक मैं कहता हूँ एक कैंसर है हमारी इंडस्ट्री के लिए। डिस्कोर्स जो नुकसान हैं, जो खर्चात हैं डिस्कोर्स के, जो लीकेजेस हैं और जो लीकेजेस SOEs में बताई गई हैं उसकी टाइम लाइन नहीं बताई गई। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का ये खूबी है कि वो हर प्रोजेक्ट टाइम लाइन से करते हैं कि ये इतने साल में इतने महीने में ख़त्म होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि जो SOEs हैं, ये जो PI है, स्टील मिल है, रेलवे तो पहले निकाल दी है, जो इतने 800 अरब रुपए के जो नुकसानात हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो कोई टाइम लाइन नहीं दी गई। और उसके बाद जो डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करना है कोई टाइम लाइन दी गई। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को थोड़ा सा तो रिलीफ दिया गया है ड्यूटीज़ में, लेकिन जो बिजली के बिल अगर दोबारा बढ़ रहे हैं, साथ में कुछ लोग भरने या अंदर आ गया है, तो फिर ये सारा रिलीफ माइनस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू SVP साहब। आज के बजट के हवाले से मेरे ख्याल में जब तक हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि ये IMF का इम्पोज बजट है, बिजनेस कम्युनिटी का प्रपोज्ड बजट नहीं। तो सिंपल आपने देखा होगा कि यहाँ पे हाइब्रिड जो ग्रीन एनर्जी की बात होती है, हाइब्रिड गाड़ियों पे टैक्स लगा दिया गया है। और फिर जो हमारा मेन फोकस है, हम दुनिया में जहाँ भी तरक्की एक स्पीड से हुई है वो SME सेक्टर की वजह से हुई है। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उस SME सेक्टर में भी कोई ख़ास उसको लिए कोई ख़ास इंसेंटिव नहीं रखा गया। हमारा मुतालबा था कि इसमें उनको इंसेंटिव दिया जाए, कर्ज़े दिए जाएं। उसकी जगह ये BISP जो प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो है हर साल इन्हांस कर देते हैं। तो चूँकि ख़ुद भी गवर्नमेंट IMF से कर्ज़े लेती है, तो ये इसी हवाले से मेरे ख़्याल में कौम को भी उस तरफ ये एक मेरे ख्याल में इसको ख़त्म होना चाहिए। और जो अपनी आपने गाड़ियों के हवाले से भी देख लिया, थोड़ा सा जो इंसेंटिव मिला है जो प्रोमिनेंट है वो मेरे ख्याल में रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ गया है। वहाँ पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल परचेज पे ख़त्म कर दी गई है 7% जो लास्ट ईयर इम्पोज की गई थी। तो मेरे ख्याल में जो हम हेल्थ, एजुकेशन, SME,
स्किल डेवलपमेंट, मेरे ख्याल में जो 40% हमारी यूथ है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोई ख़ास इस बजट में आपने अच्छी प्रपोजल नहीं रखी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो सदर साहब ने, एसपीपी साहब ने, मियाँ साहब ने और मियाँ अंजुम निसार साहब ने और फ़हीम साहब ने आपको बहुत डिटेल से बताई हैं तमाम जो इश्यूज़ हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जिसके बारे में अभी बात हमें पॉजिटिवली सुनने को चाहिए थी लेकिन हम नहीं सुन सके वो चीज़ें। तो उसमें एक दो चीज़ें और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। एक तो जो टैक्स नेट है इसको बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं की गई और जो टारगेट है रेवेन्यू जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो जब तक टैक्स नेट को बढ़ाने की बात नहीं की जाएगी, हाँ ये ज़रूर कही गई है कि अगर कोई टैक्स नहीं देगा, सेल्स टैक्स नहीं देगा तो उसको हम FIR कर देंगे, उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसके ऊपर उसकी जो कारोबारी जो दुकान है या जो भी उसकी फैक्ट्री है उसको हम सील कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादती मैं समझता हूँ। उसके बाद एक जो फिक्स टैक्स है वो हमारी तरफ से हमेशा, एक जो ट्रेडर्स हैं, जो छोटे ताजर हैं, उनके लिए हमने हमेशा बात की है। ये इस चीज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि एक पेज की जो रिटर्न है वो आज हमें बताई है, उसके लिए मैं उनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जब तक फिक्स टैक्स नहीं होगा ये मसला तब तक फिर कंप्लीट नहीं हो सकता। उसके बाद आम जो अवाम है, आम जो बंदा है, उसके लिए कोई बात नहीं की गई कि उसको हम डायरेक्टली, जो एक गरीब एक तबका है हमारा, उसके लिए कोई एक ऐसी बात, एक ऐसा लफ्ज़ डायरेक्टली नहीं कहा गया कि उसको क्या रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई में वो किस तरह अपने बीवी बच्चों को और अपना पेट पाल सकेगा। इसके अलावा जो सरकारी अदारे हैं उनमें जो करप्शन है उसको भी रोकने की अशद ज़रूरत है। अगर ये आप कहते हैं कि जो बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर लेंगे तो ये उसके साथ साथ आप दूसरी तरफ भी इसका ज़रा ख्याल करें। और उसके बाद जो स्मगलिंग है उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की, उसके ऊपर भी बात करना आपकी ज़रूरत या हमारी ज़रूरत भी थी। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उसकी बड़ी ज़रूरत है। पिछले आप बजट में कह देते हैं कि जी जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो बैन है या उसके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा कर दी है हमने। अगले बजट में आप कह देते हैं कि जी उसको हम गौर फिक्र कर रहे हैं। तो आप ये किस तरफ जो इंडस्ट्रीज़ है उसको लेके जाना चाह रहे हैं, इसके बारे में भी जो है वो आपको गौर करने की ज़रूरत है। और डॉलर और पॉलिसी रेट इसको मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। जब तक आप मज़ीद इसमें मज़ीद कमी नहीं लाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें ग्रोथ जो है वो उस तरह नहीं हो सकेगी। और जो सेल टैक्स है इसकी जो शरह है उसको कम करने की ज़रूरत है। दुनिया में इतनी सेल्स टैक्स की शरह नहीं है जितनी कि आपने पाकिस्तान में रखी हुई है। और क्यों रखी हुई है? और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी जो सेल टैक्स नहीं देगा उसके साथ आप जो जुल्म सितम करने जा रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है सरासर। इसके अलावा जो FBR को इख्तियारात दे दिए हैं उसके बारे में भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी कि इतने ज़्यादा उनको आपने इख्तियारात नहीं देने चाहिए। और जो बंद इंडस्ट्री है आप उसके बारे में भी बराह करम सोचें। जो इंडस्ट्री बंद है मालिकान की है और वो बंद करके जा चुके हैं, चाहे उसमें बड़ी इंडस्ट्री है, दरमियानी है या छोटी है, आप देखें वो बंद कर चुके हैं। उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ लाएं या उनको कोई ऐसा कोई बजट दें लॉन्ग टर्म, कम उसकी शरह सूद हो ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है ग्रो कर सके और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। इसके बाद जो है मैं आखिर में ये कहूँगा सिर्फ बात कि जो बातें हम सब ने यहाँ की हैं और बाकी चैम्बर्स ने भी की होंगी और बाकी बिजनेस कम्युनिटी ने भी की होंगी, इस बजट को पास करने से पहले आपको पाकिस्तान के जो तमाम चैम्बर्स हैं उनको आपको एतमाद में लेना चाहिए। इस बजट को मंजूरी से पहले जो है आपको मशावरत करनी चाहिए। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये एक उतना मुनासिब बजट नहीं है, एक मुश्किल बजट होगा जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान की गुफ्तगू सुनी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बजट में टैक्स अदा को पूरा करने के लिए कोई रोड मैप नहीं दिया गया, ना ही 25 करोड़ आवाम में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी बिल्स में कोई कमी की गई, न पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, ना ही बिजली के बिलों में कमी की गई, ना गैस के बिलों में कमी की गई। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ भी नहीं था। जो भी बजट पेश किया गया है इसमें सिर्फ टैक्स रेट बढ़ाए गए हैं, कुछ नए टैक्सेस लगाए गए हैं। जिस तरह जैसा अगले हम प्रोग्राम करेंगे आपको तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। जब तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए
प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।